नमस्कार, मैं हूं सीकेन शेखर वाजपेयी और बियॉन्ड दी थर्ड आई के स्पेशल एडिशन विमेन बियॉन्ड थॉट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ बी बोल्ड विमेन की फाउंडर अमृता मिश्रा जी मेरे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मुंबई की धरती पे जब इस वक्त हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मिशन तो गाँव के लिए भी है और उसके ठीक सामने जब शहर है, महिलाओं की दशा दिशा तय करने की एक कोशिश है। मैम, आपके पास इस वक्त 5,000 से भी ज़्यादा महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप की एक अपनी अपनी कहानी है। कोई कहानी कभी बाहर आती है, कोई कहानी दबी रह जाती है, कोई कहानी हम चाह कर भी नहीं ला सकते हैं। मेरा सवाल है कि दरअसल बी बोल्ड विमेन की शुरुआत की ज़रूरत क्यों लगी? क्यों अमृता मिश्रा जी को देश के लिए, समाज के लिए इतनी बड़ी मुहिम छेड़नी पड़ी? देखिए, मैं खुद एक गांव से हूँ, आदिवासी क्षेत्र है झाबुआ ज़िला, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। तो मेरे को जब शहर में आई, शहर की महिलाओं से जब जुड़ने लगी तो ऐसा लगा कि हम जो छोटे गांव की औरतें होती हैं वो कहीं इन शहर की भीड़ में दबती जा रही हैं। वो स्थान, वो जगह हमें नहीं मिल पा रही जो हमको भी मिलना चाहिए। तो एक दिन मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। एक एक्सीडेंट हुआ, एक बात हुई ऐसी जो मेरे दिल को छू गई। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जहाँ से मैं हूँ वैसे और जगहों से, गाँव से मैं महिलाओं को जोड़ूंगी। इसीलिए मैंने आज की तारीख में फ़ेसबुक, जो कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दुनिया भर के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, तब मैंने बी बोल्ड वुमन को वहाँ पे स्थापित किया और वहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले गाँव की ही औरतों को जोड़ना शुरू किया। और आज की तारीख में मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा है भी तो गांव की औरतें सबसे ज़्यादा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, सिलीगुड़ी हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, चेन्नई हो, साउथ हो, यूपी है, बिहार है, यहाँ की तुम्हारा झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ की सबसे ज़्यादा औरतें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये कौन से ईयर में इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 24 मार्च 2018 को, जिसकी अभी 4th एनिवर्सरी मेरे ग्रुप की आ रही है। इस 4 साल के अवसर पे क्या कुछ तैयारियां हो रही है? मैं हर साल वृद्धाश्रम जाती हूँ और वहाँ जा कर के मैं केक कटिंग करती हूँ, उन लोगों के साथ वक्त बिताती हूँ। इस बार मैं ऑर्फनेज के बच्चों के पास जाऊँगी क्योंकि एक ऑर्फनेज मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। वहाँ जा कर के मैं पूरा दिन उनके साथ बिताऊँगी। उसके बाद जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है उनके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट किया है, वहाँ जाके सेलिब्रेट करूँगी। अमृता मैम, एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। बी बोल्ड विमेन, अगर मैं बोल्ड शब्द हटा दूँ और देश हमारा भारत के सामने जो महिला होने की जो तस्वीर है, क्या है? महिलाओं की दुख दर्द की स्थिति क्या दिख रही है इस वक्त? इस सवाल का जिक्र इसलिए क्योंकि एक भारी तादाद आपके ग्रुप में महिलाओं की है। आज भी महिलाओं को वो मुकाम नहीं मिल पाया। जैसे मेरे ग्रुप का नाम है बी बोल्ड वुमन, राइट? अगर उसमें से बोल्ड हटा दो तो रह जाती सिर्फ बी और वुमन, राइट? तो बोल्डनेस आज भी नहीं है। आज भी महिलाओं को बिना डरे बोलने का हक अधिकार नहीं है। आज भी महिलाओं को कुछ बातें, चाहे अपने पति से हो, भाई से हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उनके सामने बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। उनके मन में डर है, वो डर अंदर से जाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन वो डर हट गया उस दिन सच में हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बी बोल्ड वुमन कहलाएंगी, जो अभी तक हुआ नहीं है। अमिता मैम, मुंबई की बहुत सी महिलाएं हैं जो आपके इस ब्रांड को जानती हैं। देश के अन्य क्षेत्रों का भी मैं जिक्र करूं तो बहुत सी महिलाएं जानती हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, बी बोल्ड विमेन का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा फंक्शन कह ले, जो क्रियाकलाप कह ले, महिलाओं के संदर्भ में किस तरह की इवेंट आप ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरह की इनिशिएटिव लेती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि महिलाओं की जो स्थिति है उसे बदलने के लिए किस तरह की पहल आप कर रही हैं अपने संस्थान के ज़रिए? देखिए, आजकल हर कोई दुनिया फ़ैशन के पीछे भागती है, ठीक है? तो मैंने फ़ैशन का पहलू भी एक पकड़ा है जिसमें मैं फ़ैशन शोज़ और पैजेंट करती हूँ, अवार्ड्स करती हूँ, कल्चरल प्रोग्राम्स करती हूँ, लाइव सेशंस उनको प्रोवाइड करती हूँ कि वहाँ आकर के वो अपने बिज़नेस को, अपने आप को रखें, बताएं कि वो क्या करती हैं। क्योंकि मेरा मुकाम ही यही है कि आप छोटी से छोटी बिज़नेस में वुमन क्यों ना, हाउस वाइफ क्यों ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मैं आपको वो प्लेटफॉर्म देती हूँ बी बोल्ड वुमन का, जहाँ आप आओ और अपने आप को रखो बिना डरे, जहाँ आपको कोई रोकने या टोकने वाला नहीं, जहाँ आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो लाइफ है, अमृता मिश्रा जी के पीछे की कहानी क्या है? क्यों ऐसा लगता है कि बी बोल्ड के ज़रिए ही अपनी मैसेज को देनी है, फिर आपकी अपनी ज़िंदगी की भी कुछ कहानी है जो अदर्स महिलाओं के लिए विशेषकर ये इंस्पायरिंग है? देखिए, अमृता मिश्रा नाम ऐसे ही तो नहीं बना।
अमृता मिश्रा नाम बनाने के लिए मैंने अपने 4 साल दिए हैं और बहुत दिलो जान लगा के दिए हैं। मैं एक छोटे से गांव से थी, थिएटर आर्टिस्ट थी। उस टाइम पे मेरी जगह पे जब मैं करती थी तो थिएटर आर्टिस्ट को बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता, स्पेशली लड़कियों को। मतलब मेरे शहर में झाबुआ में उस टाइम पे लड़की डांस करे, थिएटर करे तो वो चालू की गिनती में आती थी। तो मैंने चालू की गिनती से अपनी ज़िंदगी को शुरू किया था। तो मेरा ये था कि मैं जब जैसे जैसे आगे बढ़ूँ, भगवान ने अगर मुझे मौका दिया कुछ करने का तो मैं अपने नाम की आइडेंटिटी बनाऊँ और मेरे ज़रिए जिन औरतों में टैलेंट है उनके पीछे चालू का थप्पा ना लगे। तो अमृता मिश्रा ने चालू के थप्पे से अमृता मिश्रा बनी है। लेकिन वो अमृता मिश्रा जो एक समय गांव में रहती थी, जिनके सामने मुंबई जैसी चकाचौंध की शहर वाली वो तस्वीर नहीं थी, लेकिन आज मुंबई की ज़मीन पे एक पहचान बिल्डअप करना, किस तरीके के डिफरेंसेस को आप देख रही हैं तब जब आपकी भी कोशिश यही कि महिलाओं जो खासकर गाँव में हैं उन महिलाओं को शहर की महिलाओं के सामने खड़ा कर दो? सबसे पहली बात तो पता, मेरे लिए मुंबई ड्रीम हुआ करता था। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं करती थी कि मैं कभी मुंबई आऊँगी। ठीक है, तो जब मैं मुंबई आई, एक हाउसवाइफ बनकर ही आई थी तब मैं, पर धीरे धीरे जब यहाँ के माहौल में ढलना शुरू किया, यहाँ के लोगों को जानना शुरू किया, तो अच्छा सफ़र भी रहा, बुरा सफ़र भी रहा। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। पर एक चीज़ सीखी कि मेरे गाँव की औरतें इन सारी औरतों से लाख गुना अच्छी है, तो क्यों ना मैं उनको भी वहाँ तक लाऊं जो डिज़र्व करती हैं, जो हासिल करना चाहती हैं उनको दूं मैं। तो मैंने अपने सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। जैसे मेरी माँ को मैंने देखा, वो धार जिला मध्य प्रदेश में ही आता है, वहाँ से एक बहुत ही गरीब घर से थी, बट वो आज की तारीख में गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन है। तो जब मेरी माँ ज़िंदगी की कहानी को रच सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मेरे साथ साथ मेरी उन 1000 गांव की औरतों को मैं इतिहास रचने का मौका देना चाहती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, कोई महिला गांव से शहर की तरफ आती है और कोई ऐसी भी महिला होती है जो शहर में रहकर गांव की महिलाओं को शहर जैसी बनाने की कोशिश करती है। अमृता मैम, एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, जब अपने भारत की स्थिति को आप देखती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इस वक्त महिलाओं के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे आप सिस्टम का जिक्र कर लीजिए, जहाँ पे IAS IPS क्लास के वो लोग हैं जो महिलाओं के लिए खड़े होते हैं, सिस्टम बदलती नहीं है। जुडिशियरी सिस्टम की बात करें तो एक और दर्दनाक बड़ी कहानी है। देश की असल स्थिति यह है कि 100 वर्ष लगेंगे इस वक्त के केसेस को जस्टिस देने में। तो अब सवाल ये है कि जब ये तमाम चुनौतियों को आप देखती हैं एक महिला लीडर के तौर पे, क्या कुछ दिल में चलता है इस बड़ी चुनौती के सामने? देखिए, मेरे जहन में हमेशा एक चीज़ चलती कि अगर मुझे मौका मिले अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखने, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप बोलते हो देश में महिलाओं का स्थान एक जैसा है, तो बोलो मत, पहले करके दिखाओ। सच में उनको वो जगह, वो स्थान दो जहाँ वो डिज़र्व करती हैं। जब तक, और सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट में जहाँ हमारी महिलाएं अधिकारियाँ जो बैठी हुई हैं ऊंची पोस्ट पे, सबसे पहले उनको ही सोच बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन भी होती है और औरत ही औरत की दोस्त बनती है। तो सबसे पहले वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वहाँ जो बैठी हुई महिलाएं हैं, उनको हम आम औरतों की दोस्त बनना होगा, हमारे बारे में सोचना शुरू करना होगा। जब सिस्टम के अंदर वहाँ की महिलाएं बदलेंगी तो ऑटोमेटिकली बाकी देश की औरतों की स्थिति अपने आप सुधार होंगी और जो असली मुकाम है बराबरी का, वो ज़रूर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये सिस्टम जैसा चल रहा है सदियों दर सदियों वैसे ही चलता जाएगा। मैं हूँ, हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी, उनके बाद की पीढ़ी जो आएगी, उन सबको वही सर्वाइव करते रहना पड़ेगा। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर की महिलाओं को पहले बदलना ज़रूरी है। हालांकि ये पहलू तो गवर्नमेंट का हो गया, सिस्टम का हो गया। अगर मैं बी बोल्ड वीमेन का जिक्र करूँ, आपकी क्या नज़रिया है डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करने की? मेरा एक ही नज़रिया है कि मेरे बी बोल्ड वुमन की जो सारी महिलाएं हैं, जो कमाती हैं, नहीं कमाती हैं, सेल्फ डिफेंडेड हैं या नहीं, वो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखे। अपने आप को ये समझे कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। घमंड ना करे, पर अपने स्वाभिमान को जिंदा करे और अपने पैरों पे खड़ी हो। 10 रुपये कमाए पर खुद के पैसे का कमाए और खुद के लिए खर्चा करें और सबसे पहले खुद का सोचें। जिस दिन ये करना शुरू हो गया ना, डोमेस्टिक वायलेंस धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि बोलते ना, जहाँ पैसा और शोहरत है, किसी के बाप में दम नहीं कि वो आपके साथ कुछ भी कर ले। इसलिए खुद के अंदर इतना जुनून भरें, अपने आप से इतना प्यार करें कि आप पे कोई उंगली क्या, एक शब्द भी ना उठाए।
दूसरों को रोकने के लिए पहले खुद के अंदर के डर को रोकना होगा। तो मेरे बी बोल्ड वुमेन्स की सारी महिलाओं से मैं यही चाहूँगी कि वो खुद के अंदर के डर को रोकें और अपने अंदर की आत्मा को जगाएं और कुछ करें, आगे बढ़ें, छोटा सा ही सही पर कुछ करें। अपने अंदर के शर्म और लाज को साइड में रखें और अपनी इज्जत करें। मतलब आप ये साफ संकेत महिलाओं को दे रही हैं कि जो भी महिलाएं इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, अब उन्हें वक्त आ गया है कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। बराबर, क्योंकि देखिए जब आप अपने खुद के 10 रुपये कमाते हो ना, तो उस 10 रुपये का खर्चा करने का जो खुशी अंदर से मिलती है ना, वो खुशी बहुत अलग होती है। फिर वो 10 रुपये आपके होंगे ना, तो आपको कोई अगर बोलेगा भी ना तो आप सुनोगे नहीं उसकी बात। इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी के हाथ में भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 10 रुपये से खरीदी चीज़ पे आपका अपना हक और अधिकार होगा। इसलिए अपने पैरों पे खड़े हो ताकि आप किसी की मोहताज ना रहो। अगर मोहताज रहोगे तो झुक के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, और खुद के पैरों पे खड़े रहोगे तो सर उठा के ज़िंदगी जियोगे। और औरतों को सर उठा के जीना चाहिए, सर झुका के नहीं। क्योंकि देश हो, दुनिया हो, घर हो, परिवार हो, बनाती औरत है। जनती माँ है, बच्चे देती है, जन्म बनाती, फैमिली बनाती। किससे बनती है? औरतों से बनती है ना। अगर औरत नहीं तो ये फैमिली नहीं, समाज नहीं, दुनिया नहीं। तो औरत जब तक खुद अपना सर ऊंचा नहीं करेगी, दुनिया में उसको कोई इज्जत नहीं देगा। तो अपनी इज्जत खुद के हाथों में, और खुद की इज्जत कमाने के लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। कमाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैसा होगा, नाम होगा, इज्जत होगी तो सब कुछ आपके पैरों के नीचे होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अमृता मैम, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे हमने धार्मिक चश्मा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि ट्रिपल तलाक को महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे पेश किया गया, और ऐसा लगा जैसे गवर्नमेंट के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती और महिलाओं को अब न्याय मिल गया। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ एक धर्म का ये मसला है। लेकिन इसके पैरेलल में अगर दूसरे धर्मों को भी देखें तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के सामने एक धर्म को रख देना ही महिलाओं की चुनौतियों का सफाया समझा जाए? देखिए, धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पर धर्म ही सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक धर्म में तो महिला सर्वाइव नहीं कर रही है ना, सारे धर्म में महिलाएं सर्वाइव कर रही है। एक धर्म में तो चलो 3 तलाक का बोल के उस चीज़ को निपटारा कर दिया, पर दूसरे धर्मों में जहाँ औरतें घर में बीवी है, बाहर भी बगल में पति लेके घूमता है, रखता है, उसका क्या? तो धर्म को आप आड़ मत बनाइए ना, धर्म की ओढ़नी मत ओढ़ो। समाज में जो हकीकत है उस हकीकत को अपना करके समाज में जो सही है औरतों के लिए वो करो। धर्म की चादर उड़ा के आप कब तक खींच लोगे? कुछ समय फिर क्या? आप एक समाज की औरतों को राहत दे दोगे, बाकी समाज की औरत तो औरत है, चाहे किसी भी धर्म की हो वो, बराबर। तो आप धर्म को मत देखिए। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ उठेगा कि दरअसल समाज का फॉर्मेट किस दिशा में जा रहा है। चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करें, FIR लोड होता है, बड़ी मुश्किल से लोड होता है। हर पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर महिला की FIR सुन के फटाफट उसको राइट करे। लेकिन दूसरी तस्वीर एक तलाक की यहाँ का मामला है, जो लंबे समय तक जुडिशियरी में ये चीज़ें चलती है लेकिन न्याय नहीं मिलती है। महिलाएं किस दर्द से गुजरती है शायद हम बयान नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप बखूबी बता सकते हैं। 2-3 सेगमेंट ऐसे हैं जो महिलाओं को खास तौर पे टॉर्चर कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगी इन तमाम स्थिति में, तब जब आपकी ग्रुप की महिलाओं की कोई कहानी यहाँ पे मैं लेना चाहूँ? देखिए, मैंने मेरे ग्रुप में बहुत सी महिलाओं को देखा है, उनसे बात की है, सुनी है, तो मन तो करता है बहुत कुछ करूँ, पर क्या है ना, मैंने जैसे ही आपको बोला कि औरत ही औरत की दुश्मन भी है, औरत ही औरत की दोस्त भी है। तो कानून में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तलाक का प्रोसीजर इतना लंबा होता है ना, उसमें या तो वो अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती है, और वो जो मानसिक दौर उस टाइम का गुजरता है ना, वो इतना ख़राब होता है कि एक औरत उस टाइम पे जो मतलब सोच भी नहीं सकते, वो महसूस करती है, वो चीज़ों को जीती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से छानबीन करो। आप पैसे के तौल पे यार ये बड़ा है ये छोटा है मत देखो, आप दोनों तरफ की बराबर जांच करो। आपको लगता है कि ये न्याय होना चाहिए तो उस न्याय को इमीडिएटली दो, ना कि उसको खींचो। चंद पैसों के लिए जो हमारे यहाँ होता है कानून में, वो मत करो। अगर लगता है कि आदमी गलत है औरत सही है, या औरत गलत है आदमी सही है, तो इमीडिएटली उन दोनों के भविष्य के लिए जो अच्छा हो या उनकी फैमिली के लिए जो अच्छा हो, वो तुरंत उसका न्याय करें, तुरंत फैसला लेकर के ख़त्म करें। पर पहले दोनों पहलुओं की बराबर तरीके से जांच करें। ऐसा नहीं कि एक पहलू सुन लिया दूसरा पहलू ना सुना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पहलू जानते दूसरा पहलू नहीं जानते। जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है
कि हमेशा एक पहलू देखा जाता है, दूसरा पहलू नहीं देखा जाता। स्पेशली औरतों का पहलू तो कभी जांचा ही नहीं जाता, सुना ही नहीं जाता है। बोलते हैं कि महिलाओं के लिए कानून बहुत सख्त है, बहुत कुछ है जो महिलाओं के लिए फेवर में होता है, बट उसके अपोजिट एक दूसरा रूप भी है, जहाँ पे पहले महिलाओं को अपनी बात पहुँचाने के लिए चिल्लाना पड़ता है, बात उसको साबित करने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ साबित होती है। तो वो जो साबित करने वाला जो दौर है ना, उसको सरल कर देना चाहिए कि इजी तरीके से वो काम हो जाए, किसी की भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को मेंटली हरेसमेंट, मेंटली टॉर्चर, आर्थिक तंगी, आर्थिक प्रॉब्लम, ये सब को फेस ना करना पड़े। मैं टाइम टू टाइम कई ऑफिसर लोगों से बात करता हूँ, खासकर महिला ऑफिसर का मैं जिक्र करूँगा। उनकी कोशिश होती है कि जब कोई मामला इस तरह से परिवार में अगर बनता है तो वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बी बोल्ड विमेन की तरफ से किस तरह की कोशिश होती है जो महिलाएं खास तौर पे इस तरह की चीज़ें फेस कर रही है? समाज में किस तरह से उन्हें बोल्ड होने की ज़रूरत है जिससे कि इस तरह की समस्याएँ उनके सामने बड़े सामान्य तौर पर नज़र आए? देखिए, मैं ऐसे सामाजिक तौर पे उनको सबके सामने नहीं लाती हूँ, मैं पर्सनल तौर पे बात करती हूँ और मैं बात को पहले सुनती हूँ। अगर वहाँ पे हाथापाई या मारपीट नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मली झगड़ा है, छोटी मोटी बातों को लेकर के अगर गलत फहमी है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो घर को एक कर सकूँ, क्योंकि परिवार की खुशी में सबकी खुशी होती है। हाँ, पर जहाँ बात औरत के साथ मारपीट की या हाथापाई की आई है, तो वहाँ फिर मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो औरत ऐसे इंसान के साथ रहे जो उसको जानवरों जैसा मारता है, सलूक करता है। उसको सीधा बोलती हूँ, वहाँ से निकल, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने दम पे कमा, पैसा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पढ़ी लिखी है, अपने पैसों पे खड़ी हो, और नहीं पढ़ी लिखी है, छोटा मोटा काम धंधा करो, खाना बना सकती है। औरत को तो भगवान ने खाना बनाने का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है। अगर 4 अच्छी सी रोटी या सब्जी बना के भी किसी को खिलाई तो आप आराम से 50 रुपये यूँ कमा सकते हो। बट उस टॉर्चर को बंद कराने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने तरीके। मेरे जो और समझदार लोग, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनसे बात करवाती हूँ, उनके ज़रिए उनको समझाते हैं। उनका जो भी डिप्रेशन का दौर चलता है, और डिप्रेशन से उसको अलग अलग तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, गेम्स कराते रहते हैं, मैसेज वगैरह है, पोस्टिंग वगैरह है, वो सब करवा करके उनको उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे उनके काम पे फोकस करना शुरू कराते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो डिसाइड करो। पर पहले जिस नरक में, वो नरक से बाहर निकलो, क्योंकि वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और अपने दिल की बात को खुल के किसी एक के सामने रखना सीखो। बोलते हैं लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप अपना दिल खोल के अपनी बात कर सको, क्योंकि आप जब दिल में औरतें रखती हैं ना, औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी कि वो अपना दिल की बात हर किसी से नहीं कह पाती हैं, और वो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो अपने दिल की बातों को कहना सीखो, अपने हक को मांगना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो, और अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो मैं हर बार सबको यही बोलती हूँ, जितने भी मेरे ग्रुप में मेंबर्स हैं, जो मैं से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, एक ही चीज़ बोलती हूँ, ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुल के जी लो। दुख तकलीफ भी है ना, हंस के जी लो, पर जी लो, बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन अमृता मैम, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। जो महिलाएं खास तौर पे अपने पैरों पे खड़ी हैं, क्या लग रहा है उनके परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस उनके सामने नहीं है? होते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बोला, ये भारत है, सब कुछ दिखाया बताया नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है बच्चों, स्पेशली लड़कियों को बचपन से, ये आपका घर है, शादी करके तुझे ससुराल जाना है, ससुराल के बाद ससुराल में रखना है, दरवाजा 4 दीवारी के बाहर बातें नहीं जाना चाहिए, इज्जत समाज क्या बोलेगा, इज्जत चली जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। ये जो धड़ी भर के जो सवाल जवाब हमारे जहन में डाल दिए जाते हैं ना, उस चक्कर में पढ़ी से पढ़ी लिखी औरतें भी क्यों ना हो, वो समाज के उन सवालों की वजह से ना वो बातों को वहीं अंदर ही दबा के ख़त्म कर देती होती हैं। वो खुद भी शिकार होती हैं, उनके घर में भी देखती हैं। बट अरे यार, और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा, हाई प्रोफाइल होगा ना, वो उतना ज़्यादा इज्जत से डरेगा, इसलिए वो और बोलने से डरेंगी, बाहर बात लाने से डरेंगी। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट वे में इस चुनौती का सफाया कर सकते हैं इस केस में? ऑफकोर्स कर सकते हैं। अरे यार, आपको जब चोट लगती है तो आप बोलते हो ना मुझे चोट लगी है, तो वो तो दिल की चोट है, तो दिल की चोट को बोलने में किस बात का डर? क्या होगा? लोग ताने मारेंगे, आप पे उंगलियां उठाएंगे, अरे यार ये ऐसी है, ये वैसी है। कितने दिन बोलेंगे? समाज नहीं खिलाने आ रहा ना आपको, वो तो रोटी नहीं देता ना। खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद के आंसू खुद पोंछना है। समाज सिर्फ तमाशा देख सकता है, साथ नहीं दे सकता। साथ खुद का खुद देना है। जब आप खुद के बनोगे तब समाज आपके साथ है, जब आप खुद के नहीं तो कोई आपके साथ नहीं। आपका सगा अपने साथ नहीं होता।
तो अपने अंदर के दर्द को खुल के बोलना सीखो, बिना डरे बोलना सीखो। अमिता मैम, ख़ास तौर पे मैं अब ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके के अगर मैं आगे आने वाले टाइम में 2-4-5 साल का जिक्र करूँ आपके तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, गांव में रोज़गार जैसी कुछ व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा खासकर ये उन महिलाओं के लिए एक सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एक बिज़नेस में अपना कदम रखना चाह रही है। बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, स्मॉल स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं, चाहे वो गाँव की महिलाएँ हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी बड़े आसानी से बनाई जा सकती है तब जब आपके ज़रिए वो कांटेक्ट करती हैं, कैसे आपके ज़रिए उन्हें सपोर्ट मिल सकता है स्मॉल स्केल बिजनेस को लेकर? देखिए, मैं लोगों से मिलवाने का उनको काम कर सकती हूँ। मेरे पास मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरा पेज, जिसमें मैं हर महिला को मौका देती हूँ कि आप आओ, वहाँ लाइव जाओ, आपके अंदर का जो भी टैलेंट है या जो भी बिज़नेस आप करना चाहती हो पब्लिक के सामने रखो। किस जरिए वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं वो जरिया उनके सामने रखो। मेरा फीमेल कम्युनिटी का ग्रुप है जिसमें सिर्फ महिलाएं जुड़ सकती है, वहाँ पे मैं हर रोज़ का उनको अपना सेलिंग का कमर्शियल पोस्ट है जो भी मैंने वो उनको छूट दे रखी है बिना किसी चार्ज के। बाकी दूसरी जगहों पे चार्जेस होते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अलाउड करती हूँ। आप हर रोज़ की अपनी पोस्ट डालिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है सो मैं अपना पर्सनल नंबर दे के रखी हूँ। सोशल मीडिया पे मेरा नंबर इजीली मिल जा सकता है, मैं से जो भी बन पड़ता है मैं वो उनको चांसेस देती हूँ। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर मैं देखूँ, कितना कम से कम बजट उन्हें इंतज़ाम करने चाहिए जिससे कि एक रास्ता बन सके? देखिए, डिपेंड करता है बिज़नेस क्या है। ठीक है, कुछ बिज़नेस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, जैसे रीसेलिंग का काम है, आजकल महिलाएं बहुत कर रही हैं। ठीक है, उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। अगर आपको फूड का करना है, ठीक है, अगर आप घर से फूड का कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका मेन्यू का लिस्ट बनाइए, और आजकल स्विगी और जोमेटो जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो महिलाओं को काफ़ी हद तक जोड़ रहे हैं, आप स्विगी और जोमेटो से कनेक्ट करिए, उसके थ्रू अपना बिज़नेस शुरू करिए। ज़रूरी नहीं कि हर बिज़नेस के लिए पैसा लगता हो, बिज़नेस के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करो। कुछ आइडिया गाइडेंस चाहिएगा वो मैं डेफिनेटली देने को तैयार हूँ कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, मत आप स्टार्टिंग में बुटीक खोलिए, पहले आप घर से स्टार्ट करिए, इनिशियली छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए। सोशल मीडिया के थ्रू आप जितना अपना पब्लिश कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, करिए, पर पहले कोशिश करें कि बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा, पैसा लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, मतलब उधारी में जाना। तो मेरा काम ये होता है कि उधारी के जरिए ज़िंदगी ना शुरू करी जाए, छोटे लेवल पे काम शुरू करो बट बिना उधारी का। मेरे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैंने जैसे आपको बोला मेरा पेज है, उस पर आप लाइव सेशन दे सकते हैं, ग्रुप है वहाँ पे अपना रख सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे कर सकते हैं। मैं पर्सनली लेवल पे भी महिलाओं का शेयर करती रहती हूँ। मेरे पास कुछ इंक्वायरी आती है तो मैं डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया बिजनेस के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरे पास सोशल मीडिया हैंडलिंग करने से लेकर के बहुत सारे ऐसे मेरी टीम है जो इस चीज़ में मेरा काफ़ी सपोर्ट करती है, और मैं बाकी महिलाओं का करूँगी। मैम, ये तो हालांकि बिज़नेस एस्पेक्ट की बात हो गई। अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या महिलाओं को जॉब प्रोवाइड करने की भी कोशिश आपकी हो रही है? और साथ ही जो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए क्या ऐसा कुछ हो जो बिज़नेस का पार्ट ना हो और रोज़गार का पार्ट हो? जैसे जॉब से रिलेटेड अगर मैं शहर की बात करूँ तो हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब कंसल्टेंसीज़ है, तो जब वो मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट भेजते हैं तो मैं मेरे ग्रुप्स में डालती हूँ जिसमें जॉब वैकेंसी होती है। तो जिनकी प्रोफाइल अगर मैच होती है तो डेफिनेटली वो लोग अप्लाई करते हैं और कर सकते हैं। रहा सवाल अभी गांव की महिलाओं का, तो मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ों पे सर्वे किया है। तो जैसे सैनिटरी पैड्स होते हैं, राइट, उनकी पैकिंग्स का होता है, तो वो लोग पर्टिकुलरली कुछ पैकिंग्स देते हैं पैक करने के लिए, उसका पर्टिकुलरली वो अमाउंट होता है। तो मेरे दिमाग में है कि मैं सैनिटरी पैड वालों का जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनसे कांटेक्ट करूं। एक दो से मेरी बात भी हुई है उसके रिगार्डिंग। गांव की महिलाओं को वो काम दिया जा सकता है जिसमें उनको बैठे बैठे इनकम भी मिलेगी, जिसमें उनको बिज़नेस से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास सैनिटरी पैड्स जाएंगे, उनको पैकिंग करनी है और हफ्ते के हफ्ते उनको पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा ये हमारी जो बिंदियाँ होती हैं, बिंदिया पैकिंग्स के काम हैं, तो जो पैकिंग्स वाले काम होते हैं वो हमारी गांव की महिलाएं बहुत इजीली कर सकती है, क्योंकि उसमें पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और ना बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ पैकिंग करनी है, हफ्ते के हफ्ते वीकली उनको पैसा आते जाएगा, उनके अकाउंट्स में आते जाएगा या कैश उनको मिल जाएगा। और अगर ऐसे इनिशिएटिव की और अगर मैं बात करूँ, आने वाले 2-4-5 साल में आपके संस्थान की तरफ से किस तरह की इनिशिएटिव और ली जाएगी जिससे कि और ज़्यादा महिलाएं आपसे कनेक्ट हो सके?
मेरा यही है कि मैं धीरे धीरे बीबोल वुमन की शाखाएं हर जगह पे बनाना शुरू करूं, जहाँ पे मैं फिर जो टीचर्स हैं उनको जोड़ सकूं, उनका एकेडमी टाइप उनका एजुकेशन का शुरू कर सकूं, या जो ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग तरीके की चीज़ें सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर सकूं, ताकि महिलाओं को ट्रेन किया जा सके उनके रोज़गार के लिए, उनके बिज़नेस के लिए, ताकि उनको सीख सके और कम से कम चार्जेस में। क्योंकि देखिए जो सिखाएंगी मुझे, उनके लिए भी वो उनकी रोजी रोटी है, राइट। तो इनिशियली कम से कम चार्जेस में हम लोगों को चीज़ें सिखाना शुरू कर सकें। सो ये मेरा 3 से 4 साल का प्लान है कि मुझे धीरे धीरे बीबोल वुमन की शाखा हर जगह पे खोलना है, ताकि मैं एकेडमी शुरू कर सकूं, ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकूं, वर्कशॉप शुरू कर सकूं। ये मेरा है। अमृता मैम, आपकी इनिशिएटिव से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी महिलाएं कहीं भी हों, उनके माइंड में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, राइट। और जब उनके पास आइडियाज़ होंगे तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव वो ज़रूर लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको जानना होगा कि उनके अंदर है क्या, वो करना क्या चाहती हैं। अगर उन्हें समझ लिया कि उनको करना क्या है, तो उस चीज़ को कैसे क्या करना है वो मैं उनको गाइडलाइन दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि कैसे आप क्या करो, किन लोगों से मिलो, मैं उनको लोगों से मिलवाऊंगी, ताकि नए लोगों से जुड़वाऊंगी, ताकि वो धीरे धीरे अपने काम को, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। चाहे वो घर में रहने वाली एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी क्यों ना हो, अगर वो कुकिंग स्किल अच्छा कर सकती है, उनका कुकिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आप कुकिंग कैसे कर सकते हो। आप गाँव में गाँव क्यों ना हो, आप गाँव में भी खाने का काम शुरू कर सकते हो। और गाँव का खाना तो किसको पसंद नहीं आता है। या आपका सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम है, या हैंड रिलेटेड कोई चीज़ें करना चाहती हैं, आप पहले सोच लो, डिसाइड कर लो करना क्या है, फिर उसको कैसे करना है। मैं हूँ, मेरे से और अच्छे एडवाइज़र्स हैं जिनसे मैं जोड़ूंगी, जो उनको बराबर गाइड करेंगे कि चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। ऑलराइट अमृता मैम, इस वक्त हम लोग 75वें वर्ष में बैठे हैं, जहाँ पे पूरे देश में, अगर मंत्रालय का मैं जिक्र करूँ तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे देखती हैं, खासकर जब मैं महिला बाल एवं विकास मंत्रालय का अगर मैं जिक्र करूँ, तो इस मंत्रालय की जिम्मेदारी, इस मंत्रालय की भूमिका, तब जब तमाम चुनौतियां जो हैं इस वक्त मुँह बाए खड़ी है महिलाओं के सामने? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, ठीक है, उनको हमारे बारे में सोचना ज़रूरी है। सो आज की तारीख में कैसा है ना कि महिलाएं, ठीक है, बहुत पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट डर जो है वो नहीं जा रहा है बराबर। तो कहीं ना कहीं मिलजुल करके उस चीज़ों को प्यार मोहब्बत से लेना शुरू किया जाए, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी तैयार की जाए, उनके लिए नए नए कानूनों को बनाया जाए, और ऐसे मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए जहाँ स्पेशली सिर्फ महिलाओं के लिए हों, जहाँ वो अपने दिल की बातें कह सकें, अपने लिए रोज़गारों के लिए ढूंढ सकें, अपने लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। और जिस तरीके से अगर मैं स्मृति जुबिन ईरानी का अगर मैं जिक्र करूँ, वो खुद मंत्री इस वक्त बनी बैठी हैं, क्या लग रहा है जो आप जैसे लोग जो संस्था चला रहे हैं, महिलाओं के हक में काम कर रहे हैं, कभी कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को आती है वहाँ से? देखिए, मुझे तो नहीं आती क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अभी इतना बड़ा है नहीं। हाँ, बट मेरी एक फ्रेंड है, उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, दिल्ली में ही है वो, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जी को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बोलते ना टाइगर लेडी है, जिसने बहुत सर्वाइव किया है, बहुत फेस किया है, बहुत इल्ज़ामों को झेला है। तो उनकी तरफ से जितना होता है वो करती हैं। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे महिलाओं को पूरा अधिकार, हक नहीं दिया गया। तो उनकी तरफ से वो जितनी कोशिश कर सकती हैं करती हैं, पर फुल प्लेजर वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं। सो ज़रूरत है कि एक पूरा हक अधिकार ना एक महिला को दे दिया जाए कि ये यहाँ बैठी हो, ये आपका पूरा हक है, आपको देश की, शहर की, गाँव की महिलाओं के लिए ये सब करना है, आपको जो सही लगता है आप करो। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो स्मृति ईरानी की तरफ से मिलता है, सपोर्ट मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वो भेजती भी हैं। कुछ NGOs के लिए वो टेंडर्स निकालते भी हैं, जो मेरी फ्रेंड्स के पास आते भी रहता है। पर कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, गवर्नमेंट का कुछ काम रहता है जहाँ कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं, प्रोसीजरों में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस अमृत महोत्सव के ज़रिए जो शब्द टॉस किए जा रहे हैं भारत में, उस अमृत महोत्सव के बीच जो महिलाएं हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि बगैर, जब हम दर्द में हैं तो जश्न नहीं हो सकती है, कतई नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आप एक सेक्शन को तो आप इग्नोर कर रहे हैं, बराबर। तो ऐसे में अब कैसे हम इस चुनौती से आगे निकलें?
मैंने बोला ना, ज़िंदगी एक बार मिलती है, हंस के जीना है, दुख को भी हंस के झेलना है। तो इस महोत्सव के दौरान ही हम महिलाओं को ही अपने दर्द और दुख दर्द को साबित और रखने की ज़रूरत है। जश्न मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुशियाँ मनाने का हक ज़रूर है, पर साथ में जो तकलीफ़ें हैं ना, उन तकलीफ़ों को अगर दूर कर सकते हो तो जश्न की खुशी और दोगुना हो जाएगी। उसके लिए महिलाओं को ही उनके सामने जाने की ज़रूरत है ना, और ये सब हमारे सिस्टम में बैठी हुई महिलाएं ही कर सकती हैं। हम आम महिलाएं नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हमको इतने हक अधिकार नहीं, हमको रास्ता ही नहीं पता है। तो वहाँ की महिलाएं जब तक उस रास्ते पे चलेंगी नहीं, हम उनके साथ चल नहीं सकते। वो चलेंगी तब हम पीछे से रास्ता हमारा कारवा बनाएंगे, और इस जश्न में हम शामिल होकर अपनी बात को रख सकते हैं, साइड नहीं कर सकते। जो साइड किया जा रहा है तो वो हमारी महिलाओं की गलती है ना, कि हम साइड होने दे रही हैं, जो नहीं होने देना चाहिए। वो उनको बोलना, उनको बात रखना पड़ेगी। अमिता मैम, एक क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहूँगा। खासकर बहुत सी ग्राम की ऐसी महिलाएं होंगी जो शहर में अपना नाम स्थापित करना चाहती होंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने हिंदी और इंग्लिश को लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन बताई। क्या कैसे खुद की तैयारी करने की ज़रूरत है जिससे कि शहर में एक अपनी मुकाम बनाई जा सके? देखिए, मैं खुद गांव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, ठीक है। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, ज़ुबान भी मेरी एकदम देहाती थी। 15 साल मुझे महाराष्ट्र में हो गए तो धीरे धीरे मेरी ज़ुबान सुधरी, मेरी इंग्लिश काफ़ी हद तक सुधरी। सो मैं इतना बोलना चाहूँगी, आप जो भी भाषा बोलते हो यार, पर इतने भरोसे के साथ बोलो कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। वो बोलते समय आपकी ज़ुबान नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि आप जिस भी भाषा में बात कर रहे हो सही बात कर रहे हो। इंग्लिश आती है नहीं आती है फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप किस लिहाजे में और किस तरीके से बात कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। मैंने खुद शुरुआत हिंदी से करी है, आज भी मैं हिंदी बोलती हूँ। बड़े से बड़े अगर किसी के सामने मुझे खड़े भी होना पड़े तो मैं शर्माती नहीं हूँ हिंदी से बोलने से, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, वो मेरी भाषा है। मैं नहीं बोल सकती इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो जिस प्राउडली से, जिस बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ मैं अभी बात कर पा रही हूँ, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं झिझक जाऊँगी, मुझे शर्म आएगी। तो मुझे शर्माना नहीं है, मुझे झिझकना नहीं है, मुझे अपने अंदर के आत्मविश्वास को कम नहीं करना है। तो आपको जो भी भाषा आती है ना उसमें बात करो, पर अपने आत्मविश्वास के साथ बात करो। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि सिर्फ ये तैयारी करके रखो कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जिस भाषा में बोल रही हूँ वो एकदम सही है, मेरे लिए सही है, मेरे काम के लिए सही है। बस ये कर गए तो आप गांव, शहर क्या, बड़े से बड़े कंट्री को भी जीत जाओगे। जैसे हो वैसे रहो, बस अपने आप को बदलो मत किसी के लिए। अमिता मैम, आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो सवाल नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे दिल में कई बातें होती है एक उद्देश्य के तौर पे कि नहीं, ये बातें तो है जो हर हाल में मुझे करना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जितने भी हमने बातचीत की, अगर इन सारे सवाल को हटा दे, कोई दिल में ऐसी बातें हैं जो आप हमारे तमाम व्यूअर से शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज़ मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा। ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी, जैसे ये पूरा महीना महिलाओं के लिए चल रहा है, ठीक है, बट मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोलूँगी, मैं हर उस इंसान के लिए बोलूँगी जो कहीं से भी बिलोंग करता हूँ। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है ना तो बिंदास करो, किसी से डरो मत, और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो। जिसे मैं बार बार अपने हर उसमें बोली हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। एक शायरी है जो मेरी मम्मी ने बचपन से मुझे सिखाई, वो ज़रूर बोलूँगी मैं। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ मैं, जलना मुझे आता है। इसका मतलब ही यही है कि आपको जो करना है करो, किसी से मत डरो। खुद के अंदर इतनी आग लगा लो ना कि आसपास के लोग जो आपको रोक रहे हैं वो खुद जल के राख हो जाए। पर अपने सपने को जियो और अपने आप को इस काबिल बना लो कि आपको कोई झुका ना पाए, क्योंकि झुक गए तो समझ लो आप गिर गए। तो गिरो मत, ज़िंदगी है, जी लो, खुल के जी लो, बार बार नहीं मिलेगी। यकीनन ज़िंदगी है, खुलकर जी लो। अमृता मैम, आप हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से जुड़ी, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बात को दुनिया के सामने लाने के लिए रखा, जो मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं जो सोचती हूँ, मेरी जो विचारधारा है वो दुनिया के सामने आए, ताकि मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को जिएं और अपने लिए कुछ करें।